नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत और उनकी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए 28 मई तक जवाब देने को कहते हुए पूछा है कि उनकी स्थिति में सुधार के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर मदद करें। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। कई प्रवासी कामगारों ने मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल ही तय की। इस दौरान कई बार वे बस और ट्रेन हादसों का शिकार भी हुए हैं। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी टाटा 407 गाड़ी पलटी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौह झील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर टाटा 407 गाड़ी के पलट जाने से 4 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली में मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले बांदा के जोरावरपुर गांव निवासी नीरज तथा उनके मित्र लोग लॉकडाउन के दौरान काम न मिल पाने से परेशान होकर अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से गृह जनपद लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक मथुरा के नौझील क्षेत्र में चालक को झपकी आ गई। फलस्वरूप गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। 4 बच्चों सहित 5 लोगों के घायल हो गए तथा अन्य कई मजदूरों एवं उनके परिजनों को भी चोट लग गई। वे लोग सुबह तड़के ही दिल्ली से निकले थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के नजदीकी शिवानंद तिवारी ने कहा, नीतीश से मुक्ति चाहती है भाजपा, बिहार में मचा सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कभी नीतीश और अब लालू के नजदीकी रहे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को बिहार के अगले सीएम पर बयान देकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। शिवानंद तिवारी ने लगे हाथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने सुशील मोदी की तुलना शिखंडी और टिटहरी से की है। इसके बाद शिवानंद तिवारी पर जेडीयू और भाजपा के नेता हमलावर हो गए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि 15 वर्षों के शासन ने अब नीतीश कुमार से जनता का मन भर गया है। भाजपा भी इस बात को समझ रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, भाजपा नेतृत्व नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों से मुक्ति चाहता है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा दोनों से अलग किसी तीसरे चेहरे को सामने लाती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। शिवानंद तिवारी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी पर भी विवादित बयान दिया और उनकी तुलना शिखंडी व टिटहरी से की। उन्होंने कहा कि टिटहरी आसमान की ओर पैर कर सोती है और उसको भ्रम है कि बगैर किसी सहारे के हवा में टीका आसमान धरती पर कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह अपने पैरों पर उसे रोककर धरती को बचा लेगी। कुछ ऐसा ही भ्रम सुशील मोदी भी अपने विषय में पालते हैं। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के अंदाज से लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हीं के निर्देशों पर भाजपा की दिशा तय करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, कहा उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। जी हां दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों के मुद्दे पर गहमा गहमी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रमिकों को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया, जिसमें योगी ने कहा था कि अन्य राज्यों को उसके मूल निवासियों को रोजगार देने के लिए अनुमति लेनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने कहा किस तरह की कार्रवाई में व्यवहारिक बुद्धि की कमी है तथा इससे राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कई ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा उत्तर प्रदेश उनकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम पर रखे जाने से रोकने का योगी आदित्यनाथ का कदम असंवैधानिक है और यह आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, श्री योगी कृपया ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं
हैं। शिव कुमार ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत में कहीं भी काम करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, श्री योगी लोकतंत्र में शासन के बुनियादी नियमों को नहीं समझते हैं। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, जब यह भाजपा के लिए सुविधाजनक है तो यह एक राष्ट्र है, जब ऐसा नहीं है तो यह अलग अलग राज्य और अलग अलग लोग हैं। पाखंड की पराकाष्ठा है। गौरतलब है कि कांग्रेस से पहले योगी के इस बयान पर शिवसेना नेता संजय रावत और मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी जुबानी हमला कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से सीमा पर तनातनी की सही तस्वीर देश को बताए सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी की सही तस्वीर देश को रूबरू कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि चाहे चीन के साथ सीमा पर तनाव हो या नेपाल से विवाद का मसला, इन दोनों पर सरकार पारदर्शी रुख नहीं अपना रही है। सीमा पर स्थिति को लेकर सरकार का रुख पारदर्शी नहीं। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेपाल के भारतीय भूभाग पर किए गए विवादित दावे और लद्दाख सीमा पर भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों के बड़ी संख्या में घुस आने से बढ़े तनाव से निपटने की सरकार की रणनीति से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जहाँ तक चीन के साथ मुद्दे का सवाल है तो इसमें क्या और कैसे हुआ है, इसका ब्यौरा हमें नहीं मालूम। मेरा मानना है कि इस घटना का पूरा विस्तृत ब्यौरा सरकार को पारदर्शी तरीके से देश को बताना चाहिए, क्योंकि हालात के बारे में स्पष्टता किसी को नहीं है। सरकार का बयान आने के बाद वे इस मामले में अपनी बात रखेंगे। इस मुद्दे को सरकार के विवेक पर छोड़ना मुनासिब। राहुल ने कहा कि लद्दाख सीमा पर मौजूदा स्थिति क्यों और कैसे पैदा हुई, इसकी साफ तस्वीर देश को बताई जानी चाहिए। इसको लेकर पारदर्शी होना चाहिए, मगर सरकार की पारदर्शिता उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने की हालात की ओर इशारा करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय अभी लाइव है, इसीलिए वे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते और इसे वे सरकार के विवेक पर छोड़ना मुनासिब मानते हैं, मगर यह जरूर कहेंगे कि सीमा पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देश को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झूठे दावे कर रही शिवराज सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा उपार्जन केंद्रों पर परेशान हो रहा किसान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर कहा कि शिवराज सरकार खरीदी के झूठे दावे कर रही है, किसान परेशान हो रहा है। आगर मालवा जिले में किसान की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी फसल बेचने के लिए किसान पेरम सिंह 4 दिन घूमता रहा और अव्यवस्थाओं के चलते उसकी मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह अपने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के भले बड़े बड़े दावे करें, खूब आंकड़े जारी करें, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज किसान को अपनी उपज बेचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदान की कमी है, कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं परिवहन नहीं होने से काम बंद पड़ा है, किसानों को SMS भेजकर बुला लिया जाता है। कमलनाथ ने कहा कि 4-4 दिन भीषण गर्मी में किसान अपनी उपज बेचने के लिए भूखा प्यासा कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, पवार उद्धव मिले, संजय रावत बोले सरकार को खतरा नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र में ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां उद्धव सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। इस बीच बीते दिनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हाल को समझा। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि भाजपा की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इसी बीच पहले शरद पवार संजय रावत की मुलाकात हुई और फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र जैसा ही है यूपी का हाल, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या छिपाई जा रही, सामने आया प्रशासन का बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन यूपी में कोविड-19 के मरीजों के वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कुछ आंकड़े स्थानीय प्रशासन द्वारा छिपाए जा रहे हैं, तो कुछ आंकड़े क्वारंटाइन किए जाने के डर से सामने नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में अगर आंकड़ों की बात करें तो 24 मई की रात तक कोविड-19 मरीजों की संख्या 6268 पार कर चुकी थी। इन आंकड़ों में वह लोग शामिल नहीं हैं
हैं जो कोविड-19 पीड़ित होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सके हैं। लोकमत ने ऐसे कुछ आंकड़ों का पता लगाने की कोशिश की तो पहला मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम से मिला। हंसराज, जो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और वह कोविड-19 का शिकार हो चुका है, लेकिन क्वारंटाइन किए जाने के डर से प्रशासन ने संपर्क नहीं कर रहा है। लोकमत से फोन पर उसने इसकी पुष्टि की है। दूसरा मामला नोएडा के सेक्टर 36 का है, जिसकी प्रशासन को भनक तक नहीं है। तीसरा मामला फिरोजाबाद में मित्तल परिवार का सामने आया है। पति और पत्नी दोनों कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह जानकारी होने के बावजूद इसे पंजीकृत नहीं कर रहा है। यह तो ऐसे मामलों की महज बानगी है। पूरे प्रदेश में यदि सही संक्रमित लोगों को गिन लिया जाए तो यूपी में महाराष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। संक्रमित मरीजों को घरों में रहने को कह रहे अधिकारी। मित्तल परिवार के एक सदस्य माधव प्रसाद मित्तल का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी संख्या बढ़ने के डर से संक्रमित मरीजों को चुपचाप घरों में रहने को कह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के पास ना तो संसाधन है और संक्रमितों की संख्या बढ़ने ना पाए, इसीलिए किसी सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे लोगों का ब्यौरा दर्ज नहीं किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो, आज सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने का निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में कल यानी 27 मई से मेट्रो का संचालन शुरू किया जा सकता है। आज यानी 26 मई से कर्मचारियों को पूरी क्षमता के साथ कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा गया है। आज सभी कर्मचारियों को मेट्रो के संचालन के विषय में ब्रीफिंग दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सभी कर्मचारियों को इसलिए बुलाया गया है ताकि उनको मेट्रो के संचालन के विषय में ब्रीफिंग दी जा सके, जिसके बाद कल से मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले 21 मई को दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को फिर से संचालित करने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह ने मेट्रो का निरीक्षण किया था। उन्होंने खैबर पास और शास्त्री पार्क डिपो का निरीक्षण किया था। बता दें कि चौथे लॉकडाउन में मेट्रो को चलाने की अनुमति केंद्र सरकार ने नहीं दी है। हालांकि मेट्रो संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मेट्रो का संचालन फिलहाल के लिए रोका गया है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 में मेट्रो के संचालन की अनुमति केंद्र से मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी को दिया था ये आदेश। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच दिल्ली हाईकोर्ट डीएमआरसी को निर्देश दे चुका है कि मेट्रो रेल के संचालन की अनुमति मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो के कोच का पूरी तरह से पैक होना कोरोना महामारी के बीच एक खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है। कोरोना संकट में खतरनाक हो सकता है मेट्रो का सफर, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेताया। बदल जाएंगे मेट्रो में सफर के नियम। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में मेट्रो के संचालन की अनुमति नहीं दी है, जबकि मेट्रो ने संचालन की पूरी तरह से तैयार कर ली है। जैसे ही संचालन के आदेश होंगे उसी दिन से मेट्रो चलने लगेगी। इस दौरान मेट्रो के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब यदि मेट्रो का संचालन होता है तो यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य होना, मेट्रो बोर्ड करने से पहले स्क्रीनिंग होना, किसी के बीमार होने पर मेट्रो में नहीं जाने देना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मेट्रो में 2 मीटर की दूरी बनाए रखने जैसे नियम बनाए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बोली प्रियंका, जारी रहेगा संघर्ष। जी हां दोस्तों, बस विवाद में गिरफ्तार हुए थे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका बोली, एक एक कार्यकर्ता करेगा संघर्ष। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया है। दरअसल बस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया था। अभी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रियंका गांधी ने संघर्ष का ऐलान किया है। मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है वो साफ दर्शाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार द्वारा ठुकराया और दबाया जा रहा है। संघर्ष का ऐलान करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यूपी सरकार के दबाव के आगे अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए आवाज उठाएगा और संघर्ष जारी रखेगा। बस विवाद के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर थाना फतेहपुर सीकरी में धारा 188 और 269 के अलावा महामारी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिक स्पेशल का हाल, 30 घंटे का रास्ता 4 दिन से घुमा रही है ट्रेन, मजदूर परेशान। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी है जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।